हेलो एवरीवन। इन द टुडेज़ लेक्चर हीमोस्टैसिस का नेक्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं, पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से जो ब्लड वेसल जो कि हेल्दी है उसके अंदर किस तरह से सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है। जैसे कि मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड NO की बात की थी जो कि एक वेसोडाइलेटर है, और साथ ही मैंने बात की थी TPA की, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की। वैस्कुलर स्पाज्म की भी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जिसकी स्टार्टिंग हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। ये आपके सामने डैमेज एंडोथेलियल सेल्स हैं, और डैमेज एंडोथेलियल सेल्स एक्चुअली दे आर अट्रैक्टिंग दीज वॉन्डरिंग प्लेटलेट्स जो यहाँ से गुजर रही थी, पास हो रही थी, उन प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब प्लेटलेट जो है वो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स के साथ तो स्टिक नहीं हो पाते हैं बच्चों, लेकिन वो डैमेज एंडोथेलियल सेल्स के साथ, उसके कनेक्टिव टिश्यू के साथ, मतलब जो यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो गए हैं उनके साथ यहाँ पर स्टिक हो जाते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज प्लेटलेट एडहीजन। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट एडहीजन। So this is called platelet adhesion. प्लेटलेट एडहीजन मतलब कि प्लेटलेट यहाँ पर स्टिक हो गई हैं, ये यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग याद रखनी है कि इस एडहीजन से जो प्लेटलेट हैं दे बिकम हाईली, और यू कैन से द प्लेटलेट बिकम सुपर एक्टिव, हाईली एक्टिव हो जाती हैं, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस अपनी सरफेस पर बना लेती हैं जो कि घूमती हुई यहाँ से दूसरी प्लेटलेट जो गुजर रही हैं, जो पास हो रही हैं, ये उनको अट्रैक्ट करती हैं। जैसे हम किसी प्लेस पर जाकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि गेट टुगेदर प्लान करते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि ये जो प्लेटलेट हैं ये यहाँ पर एडहियर हो गई हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट एडहीजन। जैसा कि मैंने कहा कि एडिशन से प्लेटलेट जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, जिससे कि वो अब दूसरी प्लेटलेट्स को अपने साथ अट्रैक्ट करती हैं, बिकॉज दे एक्चुअली एक्सटेंड सम प्रोजेक्शंस जो अदर घूमती हुई प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और ये कुछ कंटेंट भी अपने वेसिकल्स, जो इनके अंदर वेसिकल्स हैं, उन वेसिकल से कुछ कंटेंट भी रिलीज़ करते हैं। तो ये एक तरह से एक रिलीज़ रिएक्शंस ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा मैंने बात की थी, इनके पास ADP होता है, ये ADP सिक्रीट करते हैं, थ्रोम्बोएक्सिन A2 जिसकी मैंने बात की थी वो सिक्रीट करते हैं, ये भी एक्टिवेट करते हैं नियर बाय प्लेटलेट्स को जो कि घूम रही हैं। सेरोटोनिन, थ्रोम्बोएक्सिन A2 ये जो हैं, जो मैंने नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं, दे एक्चुअली सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोएक्सिन A2 फंक्शन एज वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये यहाँ पर जो वैस्कुलर जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें स्पाज्म करेंगी, मतलब कि उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे कि ब्लड का लॉस जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगी। अब इसके साथ वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ये जो ADP यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है, ये जो ADP यहाँ रिलीज़ हो रहा है, दिस ADP इज़ एक्चुअली अट्रैक्टिंग अदर प्लेटलेट्स। अब ये यहाँ पर देखिए, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, दे आर द गैदरिंग टुगेदर। यहाँ पर तो इनकी यूँ मान लें कि हम ये बहुत हैप्पी हैं, इनकी पार्टी हो रही है। तो यस, यहाँ पर ये प्लेटलेट अट्रैक्ट हो रही हैं, ये प्लेटलेट यहाँ पर एग्रीगेट हो रही हैं। वी कैन से दिस इज प्लेटलेट एग्रीगेशन। यस, व्हाट वी कॉल इट प्लेटलेट एडहीजन के बाद नाउ वी कैन से दिस इज प्लेटलेट एग्रीगेशन, इकट्ठा हो जाना उनका, एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड हेयर, दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट प्लग। तो ये यहाँ पर एक्चुअली ये एक प्लेटलेट प्लग जो बना है ये क्लॉटिंग को फेवर करने वाला है। तो क्लॉटिंग जो है, कोआगुलेशन जो है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, जिन फैक्टर्स में कैल्शियम है, कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स हैं जो कि लीवर से सिक्रीट होते हैं। Let's talk about them. Before starting their discussion, I would like to tell you कि जो coagulation का प्रोसेस है या जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए आपको कुछ फैक्टर्स याद करने हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं उन्हें हम रोमन न्यूमरल से दिखाते हैं, और उनकी डिस्कवरी जो है उसके बेस पर उन्हें नंबरिंग भी दी गई है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि हर
जो रोमन न्यूमरल में उनको नंबरिंग दी गई है वो उनका डिस्कवरी सीक्वेंस ही है, बट बेसिकली हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें इस चीज़ को देखना है कि देयर आर इन फ्रंट ऑफ यू, दीज आर येस 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन वी आर नॉट हैविंग सिक्स्थ। सिक्स जो है वो आइडेंटिफाई हुआ था लेकिन उसका कोई भी रोल नहीं है क्लॉटिंग में, सो दैट सिक्स इज़ नॉट देयर। ठीक है, तो फैक्टर 6 नहीं है, यहाँ पर मेंशन भी किया है देयर इज़ नो फैक्टर 6। देन 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13। तो वैसे देखा जाए तो रोमन न्यूमरल्स में हम 1 to 13 नाम दे रहे हैं, बट ये बात आप याद रखेंगे कि टोटल फैक्टर्स 12 हैं। लेट्स सी कि अब कौन से पाथवेज की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोएगुलेशन का जो प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व 2 pathways, one is called extrinsic pathway and the second one is known as intrinsic pathway. If I talk about NEET UG एग्ज़ाम, उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुपरफिशियली इसको कुछ बातें इसकी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो देयर आर 2 pathways, one is called extrinsic pathway and the second one is called intrinsic pathway. एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं मेनली दैट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है दिस इज सो नेम बिकॉज द टिश्यू प्रोटीन जिसका नाम है टिश्यू फैक्टर, दिस टिश्यू फैक्टर इज एक्चुअली लीक्स इनटू द ब्लड, लेकिन वो जिन सेल्स से रिलीज होता है वो सेल्स जो हैं वो एक्सट्रिंसिक हैं, मतलब दे आर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के बाहर से आया है ये फैक्टर जो कि क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, दैट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ये हम आगे देखेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज। सो टिश्यू फैक्टर एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है लिपोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, जो कि कहाँ से रिलीज़ हुई हैं, तो आप कहेंगे जो इंजरी के दौरान जो सेल डैमेज हुए हैं ये टिश्यू फैक्टर उनसे रिलीज़ हुआ है। तो टिश्यू फैक्टर it begins the sequence of reaction. You can see the reactions. There are so many steps, but यहाँ पर मैंने इसको बहुत ब्रीफ किया है। तो टिश्यू फैक्टर जो है वैसे तो फैक्टर नंबर 8 को एक्टिव करता है, लेकिन हमें इतने स्टेप्स नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि क्यों इसे एक्सट्रिंसिक पाथवे कहा है, जो रीज़न मैं भी आपको बता चुकी हूँ। साथ ही में टिश्यू फैक्टर कहाँ से रिलीज़ हुआ है, ये है क्या, मैंने दोबारा बता रही हूँ, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड जो कि डैमेज सेल से रिलीज़ हुआ है, दैट इज़ टिश्यू फैक्टर। तो कैल्शियम की प्रेजेंस में आप देख रहे हैं कि टिश्यू फैक्टर जो है वो कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करता है और फैक्टर नंबर 10 को, क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है। देखिए बच्चे, इन चीज़ों में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अपने दिमाग में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे याद रखना है कि ये फैक्टर्स जो हैं वो हमारी ब्लड वेसल में, ब्लड में रहते हैं, लीवर से आते हैं, लेकिन जब तक बॉडी में, जब तक ब्लड वेसल में किसी तरह की इंजरी नहीं है तो इन फैक्टर्स को एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही इंजरी होती है, इंजरी से ये देखिए कि अब जैसे यहाँ पर इंजरी हुई तो प्लेटलेट से टच होकर भी ये फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, लेकिन इस केस में मैंने कहा टिश्यू फैक्टर क्योंकि डैमेज सेल हैं तो टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होगा, और टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होगा तो कैल्शियम क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट है वो क्या कर देगा, एक फैक्टर है जिसे आपने नाम याद रखना है, फैक्टर नंबर 10, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट का मतलब इसकी कॉन्फर्मेशन में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कि ये अब काम कर पा रहे हैं। अब ये जैसे ही एक्टिव हो जाएगा फैक्टर नंबर 10, ये कंबाइन करेगा फैक्टर नंबर 5 से इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम टू फॉर्म एन एक्टिव एंजाइम जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। ये एक एक्टिव एंजाइम है। एक्चुअली ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो आप देख रहे हैं दिस इज कंपैरेटिवली शॉर्टर इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक पाथवे। सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे। Intrinsic pathway of blood clotting is actually more complex than this extrinsic pathway, और ये थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेता है, ये कुछ मिनट्स लेता है लेकिन ये सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके जो एक्टिवेटर हैं वो ब्लड के कांटेक्ट में है या फिर ब्लड के अंदर हैं। तो आउटसाइड टिश्यू डैमेज जो है दैट इज़ नॉट नीडेड। इंट्रिंसिक पाथवे तभी स्टार्ट हो जाएगा जब आउटसाइड टिश्यू डैमेज नहीं भी हुआ हो। अगर आउटसाइड टिश्यू डैमेज हुआ है तो टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, अदरवाइज इंट्रिंसिक पाथवे विल वर्क। इंट्रिंसिक पाथवे
इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर प्लग का फॉर्मेशन हुआ था, अब इन प्लग के फॉर्मेशन, ये जो एडिशन हुआ था, तो क्या है कि ब्लड में से ये फैक्टर नंबर 12 जो है दैट इज़ मूविंग अराउंड। अब ये क्या है कि प्लेटलेट के टच में आकर दिस फैक्टर नंबर 12 बिकम एक्टिवेटेड। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे, डैमेज एंडोथेलियल सेल्स, एक्सपोज कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गए और प्लेटलेट भी डैमेज हो गई। डैमेज इसलिए हुई क्योंकि प्लेटलेट ने कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करना स्टार्ट किया और अपने उसके फ्रेंड्स हैं, दूसरी प्लेटलेट्स हैं, उन्हें वहाँ पर इन्वाइट किया। तो ये जो है इन सब से टच होकर फैक्टर नंबर 12 जो है दैट बिकम एक्टिवेटेड। और इसका जो एक्टिवेशन है इट बिगन्स अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। Don't forget that clotting is known as cascade reaction. Cascade का मतलब होता है एक के बाद एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन। तो जैसे पहले फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होगा, उसके बाद फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट होगा, 11 के बाद 9 होगा और 9 के बाद 10 होगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, लेकिन आप मेरी उस बात की तरफ ध्यान ना दें। आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि एक्चुअली ये फैक्टर नंबर 12 जो है कैल्शियम की प्रेजेंस में और साथ ही एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो हैं वो प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड जो दे रही हैं उन सबकी प्रेजेंस में दिस विल एक्टिवेट फैक्टर नंबर 10। इट कंबाइन विद द फैक्टर नंबर 5, जो फैक्टर नंबर 5 है, टू फॉर्म एक्टिव एंजाइम, वही सेम प्रोथ्रोम्बिनेज। तो यहाँ तक ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये एक दूसरे से अलग हैं। तो लेकिन उसके बाद ये जो आगे की बात जो है दैट इज शोइंग यू, दिस डायग्राम इज शोइंग यू कॉमन पाथवे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। इट एक्चुअली मार्क्स द बिगनिंग ऑफ दिस पाथवे जिसको हम कॉमन पाथवे कह रहे हैं। इन द सेकेंड स्टेज ब्लड क्लॉटिंग क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंड कैल्शियम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। कौन कर रहा है ये रिएक्शन, प्रोथ्रोम्बिनेज, और उसके साथ आ गया है कैल्शियम। आगे की स्टेज में अगर हम ध्यान दें तो क्या हो रहा है कि थ्रोम्बिन जो यहाँ पे, तभी तो मैंने कहा कैस्केड एक के बाद एक। थर्ड स्टेज में थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन कैल्शियम converts this fibrinogen which is soluble to loose fibrin threads। ये फाइब्रिनोजन जो है इसे ये लूज फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट कर रहा है जो कि इनसॉल्युबल है। तो जो ये फाइब्रिन थ्रेड्स जो यहाँ पर बने हैं दे आर इनसॉल्युबल। जो यहाँ पर इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल की वजह से प्लेटलेट्स और अदर जो ब्लड सेल्स हैं वो इनके साथ यहाँ पर रुक जाएंगी, आगे बाहर नहीं जा पाएंगी और एक तरह से क्लॉट बन जाएगा। एक बात आपको और जो यहाँ पे याद रखनी है कि थ्रोम्बिन जो है वो फैक्टर नंबर 13 को एक्टिवेट करता है। थ्रोम्बिन एक साइड से तो ये कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड से अगर आप ध्यान देंगे, एक साइड तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना रहा है, दूसरी तरफ से ये फैक्टर नंबर 13 को भी एक्टिवेट कर रहा है। फैक्टर नंबर 13 जो कि प्लेटलेट और साथ ही में लीवर इसे रिलीज़ करता है और इसका नाम ही है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फैक्टर नंबर 13 का नाम ज़रूर याद रखें। तो फैक्टर नंबर 13 जो है दिस इज़ एक्चुअली फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और ये क्या काम कर रहा है, ये स्ट्रेंथ कर रहा है और स्टेबलाइज कर रहा है इन फाइब्रिन थ्रेड को, जिससे कि क्लॉट जो है वो स्टडी क्लॉट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब थोड़ा टफ हो जाए। प्लाज्मा कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ फैक्टर नंबर 13, ये जो 13 है विच इज़ ऑल्सो रिलीज बाय द प्लेटलेट ट्रैप्ड इन द क्लॉट, ये जो ट्रैप्ड हो गई हैं क्लॉट में। अब एक छोटा सा स्टेप आप यहाँ पर याद रखेंगे दैट इज कॉल्ड क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट retraction. Clot retraction basically this is the tightening of this fibrin clot। ये फाइब्रिन थ्रेड जो है ये अटैच हुए हैं डैमेज सरफेस से ब्लड वेसल्स की। तो ये क्लॉट जब रिट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब जो ब्लड वेसल्स के जो एजेस हैं वो डैमेज वेसल्स के जो एजेस हैं, जैसे कि ये वेसल है, वो एजेस जो हैं वो इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे जिससे कि ये एजेस जो हैं दे कम क्लोज टू ईच अदर। ये एजेस एक दूसरे के पास आ जाएंगे जिससे डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फर्दर डैमेज, कोई भी फर्दर डैमेज नहीं हो पाएगी। दैट इज कॉल्ड क्लॉट रिट्रैक्शन। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग हो गया है
अब आप इसके साथ कुछ पॉइंट्स और याद रखेंगे, जैसे कि आपको इम्पॉर्टेंटली एक बात याद रखनी है कि विटामिन के, अभी हमने कहीं पर भी यहाँ पर विटामिन के की बात नहीं की है। नॉर्मली क्लॉटिंग जो है दैट डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट लेवल ऑफ विटामिन के इन द बॉडी। आपकी बॉडी में विटामिन के का अमाउंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। विटामिन के आपने कहीं देखा है, कहीं नहीं देखा कि क्लॉट फॉर्मेशन में ये डायरेक्टली यूज़ हुआ हो। Actually, this vitamin K is required for the synthesis of 4 clotting factor normally produced by the bacteria, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में है। विटामिन के इज, आप जानते हैं, दिस इज फैट सॉल्युबल विटामिन दैट कैन बी ऑब्जॉर्ब थ्रू द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, और यहाँ से ये ब्लड में आता है, एब्जॉर्ब लिपिड के साथ होता है। पीपल, अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जिसके अंदर विटामिन के की डिफिशियंसी है, कमी है, तो ऐसे में उनका एब्जॉर्प्शन भी कम होता है विटामिन के की कमी की वजह से, और क्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लॉटिंग के लिए। वन लास्ट बट अ न्यू टर्म आफ्टर द क्लॉट रिट्रैक्शन और विटामिन के की बात करने के बाद, दिस इज फाइब्रिनोलाइसिस। आप कहेंगे कि लास्ट बहुत कुछ हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ, उससे अच्छा है यहीं पर सुन लीजिए। दिस इज़ फाइब्रिनोलाइसिस। एक्चुअली क्या है कि जब ये ब्लड का क्लॉट बन जाता है तो ये ब्लड फ्लो में, देखिए, जब तक डैमेज रिपेयर करनी है तब तक तो इट्स ओके, ज़रूरी है ब्लड का क्लॉट बनना, जिससे कि ब्लड का लॉस नहीं हो जाए। दिस इज़ एक्चुअली द मोटिव ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन ये जो है ब्लड की फ्लो में अगर क्लॉट बड़ा हो जाए या फिर किसी भी तरह से क्लॉट अगर रह जाएगा तो इससे ब्लड के फ्लो में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस क्लॉट का जब डैमेज रिपेयर हो जाए उसके बाद, नॉट पहले नहीं, तो इस क्लॉट का डिसॉल्यूशन जो है वो ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड दिस टर्म फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस, जो क्लॉट बना है और इस क्लॉट को डिग्रेड करना है, तोड़ना है। जब क्लॉट बनता है, इनएक्टिव प्लाज्मा एंजाइम प्लाज्मिनोजन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्लॉट। तो ये जो क्लॉट के अंदर एंजाइम इनकॉर्पोरेट किया गया है उसके बारे में आप पहले भी मुझसे सुन चुके हैं जब हमने बात की थी। दिस इज़, ये क्या काम करता है, तो प्लाज्मिनोजन जो है टू प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, बेसिकली फाइब्रोलाइसिन। तो एक्टिव प्लाज्मा एंजाइम है ये फाइब्रोलाइसिन, मतलब कि इस क्लॉट को ये ब्रेक कर देता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सब डैमेज रिकवर होने के बाद, डैमेज पूरा होने के बाद, उसके बाद होता है। अब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर की, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी एक टेबल है। दिस इज़ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये आपके सामने है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम आयन, प्रो एक्सेलरेन या लेबाइल फैक्टर जिसे हम कहते हैं, SPCA, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटर, या जिसे स्टेबल फैक्टर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं इनके सोर्सेज, जिनसे, क्योंकि मैक्सिमम जो हैं वो लीवर से आते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स जैसे कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 13, उसके अलावा फैक्टर नंबर 5 जिसे हम प्रो एक्सेलरेन कहते हैं, ये, और कैल्शियम आयंस। इसके अलावा एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो हैं वो टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन भी सिक्रीट करती हैं, लेकिन बेसिकली ये जो है इसे लीवर सिक्रीट नहीं करता, क्योंकि ये डैमेज टिश्यू, जिसकी बात हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में की थी, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे का ये कॉमन, ये आपको सब चीज़ें बताएगा। लेकिन इसके साथ अगर आपको इनको याद करने में, इनको लर्न करने में थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो आई एम हैविंग अ न्यूमोनिक फॉर यू। लाइक फर्स्ट के लिए हम लिख रहे हैं, दिस इज फ्रेशर्स, सेकेंड पार्टी, टुडे, कम, let's sing, and call, seniors, please have fun। अब आप इनके वर्ड्स को, थोड़े अल्फ़ाबेट्स को मैच करें। हेयर, F फाइब्रिनोजन, पार्टी प्रोथ्रोम्बिन, T टिश्यू फैक्टर, C फॉर कैल्शियम आयन, लेट्स दिस इज लेबाइल फैक्टर, सिंग यू कैन से स्टेबल फैक्टर, और ये भी SPCA भी कह सकते हैं। A एंड का, दिस इज
एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे चुका है. दिस इज सी क्रिसमस फैक्टर. एस सीनियर्स स्टुअर्ट फैक्टर. प्लीज़ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, दिस इज PTA. और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C भी नाम याद रख सकते हैं. H हिगमैन फैक्टर. एंड F फॉर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर विच इज FSF फैक्टर नंबर 13. So with this we have completed our clotting mechanism, cascade reactions. Thanks for watching and stay healthy and happy.